सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। हज्जाज बिन यूसुफ तारीख का एक जालिमाना किरदार है और हमारे हर नए आने वाले सियासतदान को उसके किरदार और अंजाम की दास्तान मेरे ख्याल से ज़रूर पढ़नी चाहिए ताकि ये लोग उसके इबरतनाक अंजाम से कुछ सबक हासिल कर सकें और उसका तर्ज हुकूमत अपनाने से भी गुरेज करें। हज्जाज बिन यूसुफ बनु उमिया का एक फातेह जर्नल, गवर्नर और सियासतदान रहा और हज्जाज बिन यूसुफ खलीफा अब्दुल मालिक के इब्तदाई दौर में ताइफ से दमिश्क आया, जहां खलीफा के वज़ीर ने उसकी जहानत देखकर कह लें कि जब उसकी जहानत देखी तो उसे अपनी पुलिस में मुलाजिम रख लिया। अच्छा, उसने जल्द ही बड़े कम अरसे में अपनी सलाहियतों से कह लें कि खलीफा को इतना मुतासिर कर दिया और खलीफा ने तमाम सीनियर सिपाहियों को छोड़कर हज्जाज बिन यूसुफ को अपनी फ़ौज का सिपा सलार मुकर्रर कर दिया। हज्जाज बिन यूसुफ की क़यादत में सबसे पहली लश्करकशी सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के ख़िलाफ़ हुई। हज्जाज बिन यूसुफ ने उन्हें शहीद कर दिया और उसने ताकत के नशे में कह लें कि अंधा होकर अल्लाह के घर खाना काबा पर भी पत्थर बरसाकर उसे नुकसान पहुंचाया। जिस्मानी और कत्लो खूरेज़ी से मुताल्लिक़ उसने कह लें कि अजीब अजीब सी इजादात की। इंसान को तकलीफ़ और अजियत देने के लिए उसने तरह तरह के तरीके ढूंढ निकाले। हज्जाज बिन यूसुफ मुखालिफ को कुचलने में देर नहीं लगाता था। कुरान पाक पर अराब लगाने के सिवा उसके क्रेडिट में और कुछ नहीं जाता। हज्जाज को अल्लाह ताला ने सिपा सलारी अता की, उसे गवर्नर जैसा अजीम रुतबा दिया, मगर हज्जाज ने अपनी उस ताकत को मजलूमों की मदद के लिए इस्तेमाल करने के बजाय जुल्म ढाने के लिए इस्तेमाल किया। वो ताकत के नशे में तकब्बुर करने लगा। उसने जुल्म की कई दर्दनाक दास्तानें रकम की, खाना काबा की बेहुरमती, अल्लाह के नेक बंदों की तजलील और मुखालिफिन पर बेरहमाना जुल्म। और फिर उस शख्स को अल्लाह ने उसके तकब्बुर की ऐसी सज़ा दी कि वो बेबसी की तस्वीर बन गया, बिस्तरे मर्ग पर पड़ गया, उस पर लर्जा तारी था। और आप यकीन करें, आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि उस शख्स के साथ हुआ क्या कि उसको अजीबो गरीब सी बीमारियों ने घेर लिया। यानी गर्मी के मौसम में उसको शदीद सर्दी लगती थी, ठिठर ठिठर कर तड़पता था वो गर्मी के मौसम में। फिर क्या किया जाता था कि अंगारों से दहकती जो अंगीठियाँ हैं ना, उसके जिस्म से इतनी करीब कर दी जाती थी कि उससे उसकी जिल्द जल जाती। यानी कह लें कि वो बेचारगी की लाचारगी की तस्वीर बन गया और लाचारगी के आलम में लोगों से दुआ की दरख्वास्त करता था कि उसके हक़ में दुआ की जाए, जिस पर उसको क्या जवाब मिलता था कि तुझे पहले ही जुल्म सितम करने से रोका था, बेगुनाहों को सताने से रोका था और ऐसे लोगों को जिनको नाकर्दा गुनाहों पर तू सज़ा देता था उनको सज़ा देने से मना किया था। जिस पर हज्जाज बेबसी से कहता था, बस मेरे लिए इतनी दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे जल्द उठा ले, मुझसे बीमारी की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती और मुझे अल्लाह इस अज़ाब से निजात दे दे। आप देख लें कि उसकी बेबसी देखकर खलकत को इबरत और रोना आता इबरत, और हज्जाज मौत की दुआएं मांग रहा था। अब देखिए कितनी बेबसी थी कि वो मौत की दुआएं मांगने पर आ गया, मगर अल्लाह ताला ने उस मगरूर शख्स की बेबसी और लाचारी सारी दुनिया को दिखाई, सारी दुनिया को। और कहते हैं ना कि अल्लाह पाक इंसान के बाकी गुनाहों पर इतनी जल्दी पकड़ नहीं करता, दरगुजर कर देता है। वो गफूर रहीम है, वो माफ़ कर देता है। अगर कोई माफ़ी मांगे, तौबा करे, वो दरगुजर करता है। लेकिन तकब्बुर की सज़ा हर इंसान को उसकी ज़िंदगी में ही मिल जाती है। अल्लाह ताला तकब्बुर की सज़ा इंसान को उसकी ज़िंदगी में दे देता है और उसे बेबसी की मिसाल बना देता है, ताकि बादशाहत के नशे में चूर होकर कोई इंसान खुद को दुनियावी खुदा ना समझ बैठे, मखलूक पर जुल्म और सितम ढाना ना शुरू कर दे। अच्छा नाज़रीन, कभी कभी तो इस बात में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि आया ये इंसाफ है या बदला। लेकिन ये बात कह लें कि तय कि जुल्म करने वाले को अपनी हदूद का अंदाज़ा नहीं होता, उसको पता नहीं होता कि उसकी हदूद क्या है, वो अंदाज़ा तक नहीं कर पा रहा होता और वो बर्बरियत और सफाकियत के नए बाब खोलता चला जाता है और उसकी रस्सी बहुत दराज होती है। उसकी आंखों पे कह लें कि एक पट्टी बंदी होती है बेरहमी की। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा दौर आता है जब जुल्म का ये पहिया घूम कर उसी की तरफ आ जाता है, उसी जालिम की तरफ आ जाता है। कुदरत का एक अपना निज़ाम है और जब जालिम एहतसाब की जद में आता है
तो निशान इबरत बन जाता है। इसी तरह नमरूद को देखिए, जिसको कुदरत ने क्या किया उसके साथ। नमरूद अपने तकब्बुर में इस कदर डूब गया था कि उसने हज़रत इब्राहिम को तपती आग में फेंकवा दिया था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो आग ठंडी हो गई और नमरूद के बढ़ते जुल्म और खुदाई दावों की वजह से अल्लाह ने उसकी रस्सी भी खींच ली और एक मच्छर के ज़रिए उसको हलाक कर दिया। फिर फ़िरौन जिसका दर्दनाक अंजाम आप सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, क्या अंजाम फ़िरौन का, और उसकी लाश आज भी इबरत के तौर पे देखी जा सकती है। फ़िरौन और मूसा के लिए गुजरने का रास्ता दरियाए नील था। हज़रत मूसा तो ठाठे मारते हुए दरिया को आसानी से पार कर गए, क्योंकि वो ईमान और सच्चाई के रास्ते पर गामजन थे। इसीलिए दरिया ने खुद अपना दामन कह लें कि हज़रत मूसा के कदमों में बिछा दिया और उनको गुजरने की राह दे दी। और फ़िरौन जो एक जालिम था, उसके जुल्म का घड़ा कह लें कितना भर चुका था, इसीलिए कुदरत ने उसका अंजाम लिख डाला। फ़िरौन ने दरिया पार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसने दरिया में कदम रखा, दरिया ने, नील की तेज़ लहरों ने कह लें कि उसको दबोच लिया और उसको गर्क कर डाला। कुदरत ने जालिम की रस्सी बहुत दराज की होती है, लेकिन जब उसकी पकड़ की बारी आती है तो फिर उसे को बचा नहीं सकता। वो फिर निशान इबरत बन कर रहता है। जालिम का अरूज वक्ती होता है बिल्कुल, और कब जालिम के पाँव से ज़मीन निकल जाती है उसको पता ही नहीं होता। और जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है तब जाकर उस जालिम को इस बात का एहसास होता है बड़ी शिद्दत से। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ भी बहुत बहुत जुल्म हो रहे हैं, और इस जुल्म की सरपरस्ती करने वाले बदकिस्मती से वो लोग हैं जिन्हें रहबरी का दावा, जो कहते हैं हम रहबर हैं। सानेहा मॉडल टाउन किसको याद नहीं। आज भी सानेहा के लवाहिकीन इंसाफ की तलाश में दर बदर फिर रहे हैं, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद भी उस बदतरीन जुल्म का हिसाब नहीं लिया जा सका। इमरान खान साहब का क्लिप होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब का, सुना आपने। 17 जून 2014 को लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में तहरीक मिनहाजुल कुरान के मरकजी सेक्रेटरीट और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रिहाइशगाह के सामने जो कायम तजावुज़ात हैं उनको ख़त्म करने के लिए एक ऑपरेशन किया गया, आप सबको याद होगा। और उस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों ने मुज़ाहमत की और उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसके नतीजे में 14 अफराद जान की बाजी हार गए, 90 के करीब अफराद जख्मी हुए। दिन दिहाड़े हामला खवातीन पर गोलियां बरसाई गईं, उन्हें शहीद किया गया। गुल्लू भट्ट जैसे करैक्टर भी मंजर पर आए जो अपने आकाओं के कहने पर बदअमनी फैलाते रहे। सानिया मॉडल टाउन में मुलव्विस होने में नून लीग के कायद शहबाज शरीफ साहब और साबिक वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह के नाम सामने आए, और शायद यही वजह थी कि उस केस का कोई नतीजा नहीं निकल सका। कैसे निकलता इस केस का नतीजा जब इतने बड़े बड़े नाम सामने आए? नहीं नतीजा निकला, क्योंकि कातिलों की लिस्ट में मौजूद नाम बहुत बड़े थे, बहुत बड़े। क्या कानून से भी बड़े थे? शायद बहुत बड़े थे। दिसंबर 2018 को पंजाब हुकूमत ने मॉडल टाउन केस में असरन तहकीकात के लिए नई JIT बनाने का फैसला किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से दायर दरख्वास्त निपटा दी गई। अच्छा, पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हुकूमत मॉडल टाउन साने की असरन तहकीकात के लिए नई JIT बनाने जा रही है, और पंजाब हुकूमत ने उस वक्त के IG मोटरवेज़ AD ख्वाजा की सरबराही में नई JIT तश्कील दी। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से तहकीकात का फैसला किया, और एहतसाब अदालत की इजाज़त के बाद लाहौर की कोट लखपत जेल में उनसे 2 घंटे तफ्तीश की गई। टीम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का बयान भी रिकॉर्ड किया, और फिर 22 मार्च 2019 को जस्टिस कासिम खान की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने नए JIT के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार देते हुए नोटिफिकेशन को मुअत्तल करके टीम को काम करने से रोक दिया। अब नई JIT के खिलाफ दरख्वास्त इंस्पेक्टर जो थे रिजवान गोंदल उन समेत दीगर अफराद ने दायर कर दी। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ दरख्वास्त दी गई, तहम अदालत उज़्मा ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए 3 माह में फैसला करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दोनों फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 13 फरवरी 2020 को लाहौर हाई कोर्ट के अबूरी फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, और नई JIT को रोकने से मुताल्लिक हाई कोर्ट का जो अबूरी हुक्म है उसको भी बरकरार रखा। अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि सानिहा मॉडल टाउन में कई जिंदगियां चली गईं, लोग जख्मी हो गए, जल्द अज जल्द इस केस का फैसला होना चाहिए, और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट इसका फैसला जल्द करे ताकि मॉडल टाउन सानिहा मंतकी अंजाम को पहुंचे। लेकिन अब भी इस केस में मुलव्विस बड़ी मछलियां काबू में नहीं आ सकी।
वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उस वक्त क्या कहा था कि माफियाज के होते हुए इस केस का फैसला नहीं हो सकता, वरना इस केस का फैसला महीनों में हो जाना चाहिए था, महीनों में। हुकूमत की नीयत पर शक नहीं है और वो इस केस को जल्द से जल्द इंजाम तक पहुंचाने के लिए भी कोशिश कर रही होगी, लेकिन हुकूमत जिसको 3 का वक्त हो चुका, महीनों की बात नहीं, 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका, लेकिन इस केस में अब तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी। हालांकि केस तो महीनों में निमट जाना चाहिए था, और लेकिन 3 साल के करीब अरसा होने को है। लवाहिकीन अभी तक इंसाफ की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। उनके लिए ये सानिया किसी डौने ख्वाब से कम नहीं है, और ये जो ख्वाब है ये अब भी राना सनाउल्लाह साहब का पीछा कर। राना साहब का क्लिप देखिएगा। अच्छा, राना साहब ऐवान में खड़े होकर तकरीर करने ही लगे थे कि ऐवान में हर तरफ मॉडल टाउन की आवाज़ आना शुरू हो गई, और राना साहब बेबसी से ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। अगर उस वक्त इंसाफ कर दिया जाता तो राना सनाउल्लाह साहब को शायद इस सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता। और अगर राना साहब ये समझते हैं कि वो इस मामले में बेकसूर है, तो फिर उनको उस वक्त इस केस को अंजाम तक पहुँचाने के लिए ज़्यादा मुतहरिक होना चाहिए था ना, क्योंकि उंगलियाँ तो इन्हीं पर उठाई जा रही थी, और अब भी इन्हीं को इस सारे मामले पे कसूरवार ठहराया जाता है। और लवाहिकीन के सब्र का पैमाना छलक रहा है, वो अब भी इंसाफ की राह तक रहे हैं, और उनके प्यारों का खून अब भी चीख चीख कर इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। नून लीग की नायब सदर से भी सानेहा मॉडल टाउन का सवाल होता है तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। और अगर नून लीग का ये दावा है कि वो इस मामले में क्रिस्टल क्लियर है, तो फिर मुस्लिम लीग नून के पास हर बात का जवाब होना चाहिए ना। आए बाएं शाएं क्यों शुरू कर देते जब जवाब नहीं होता आप लोगों के पास? क्रिस्टल क्लियर बंदा तो ऐसे करता ही नहीं है। जिस मामले में आप क्रिस्टल क्लियर होते हैं तो आए बाएं शाएं तो कोई नहीं करता। यहाँ खून बहाया गया है, गुल्लू बट जैसे किराए के हुंडों का सहारा लिया गया है, कोई तो उसका जिम्मेदार है ना। जुल्म तो हुआ है और इस जुल्म के पीछे कोई तो जालिम होगा ना, और उसी जालिम के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई अभी तक। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान नया हो या पुराना, यहाँ सितम पर सितम टूटते हैं, मजलूमों का खून बहता है, जुल्म की दास्तानें रकम होती हैं, और कातिल आज़ाद फिरते हैं। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात कि कातिल आज़ाद फिरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं। और तारीख के कब्रिस्तान में एक से बढ़कर एक सानेहा दफन है। डस्का का ज़िमनी इंतखाब याद कर लें, वहाँ क्या हुआ था? तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून दोनों का एक एक कारकुन गोलियों का निशाना बना। ये खून भी किसी के हाथ पर है ना, किसके हाथ पर है कोई सामने नज़र नहीं आता। ये अलग बहस है कि गोलियाँ किसने चलाई, किसकी गोली से किसकी जान गई। और अहम बात यहाँ ये है कि मरने वाले इंसान ही थे ना, इंसान थे, पाकिस्तानी थे, अपनी वोट की ताकत से अपने इलाके की किस्मत बदलने वाले को कामयाब कराना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ? मौत की वादी में पहुंचा दिए गए। जुल्म है, सितम है, और उन ख़ानदानों के साथ जिनके प्यारे कत्ल कर दिए गए, इससे बड़ा जुल्म क्या हो। लेकिन ये जो सियासी रहनुमा है, क्या कहते हैं, रहबर, मुझे तो तकलीफ़ होती है जब मैं रहबर इनके मुँह से सुनती हूँ, और मुझे कहना पड़ता है कि रहबर, ये जो रहबर है ना हमारे, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। अब डस्का में होने वाले सानिया में भी राना सनाउल्लाह साहब का नाम सामने आया था। अब ये पता इत्तेफाक है कि राना साहब आपका नाम हर चीज़ में सामने आ जाता है, ये महज इत्तेफाक है, या फिर राना सनाउल्लाह साहब को कोई हर बार फंसाने की कोशिश करता है? इतनी दुश्मनी है राना साहब की कि हर इस तरह की चीज़ में राना साहब का नाम सामने आ जाता है। पता नहीं कौन है जो आपको हर बार फंसाने की कोशिश करता है, या फिर हकीकत कुछ और है। इन सवालात के जवाब अब तक नहीं मिल सके, और मिलने भी नहीं हैं। और जुल्म से मुझे याद आया सानेहा साहिवाल, वो भी तो जुल्म था ना, जहाँ एक बेगुनाह ख़ानदान था, उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। क्या कसूर था उनका? और ये सानिया भी तब्दीली सरकार के दौर में हुआ, तब्दीली सरकार के दौर में, नए पाकिस्तान में। इस पर भी मैं बात करती हूँ, लेकिन पहले ज़रा वसीम अकरम प्लस साहब का ज़रा क्लिप तो चलाइएगा। अच्छा, अगर सानेहा मॉडल टाउन के मुलजिम अपने अंजाम को पहुँच जाते तो शायद सानेहा साहिवाल भी ना होता। और सानिया के बाद वज़ीर आला पंजाब से सख्त सवालात पूछे गए, और वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे सके, तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। वज़ीर आज़म रियासत मदीना की बात करते नहीं थकते हैं, ये कहना चाहिए मुझे। और हमें उनकी नीयत पर शक नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ, वो जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। लेकिन सानेहा साहिवाल भी एक जुल्म ही था ना। और ये जुल्म कब पेश आया, ये कब हुआ जुल्म? तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ। और हुकूमत की जानिब से बहुत वादे किए गए, बहुत दावे किए गए कि मुल्जिमान को हर हाल में अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, इतने अरसे में पहुँचाया जाएगा, उतने दिनों में पहुँचाया जाएगा। हुकूमती वज़रा ने कौमी असम्बली में सानिया साहिवाल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। ये तो उनको आता है, शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। बस फिर मज़म्मत की बात ख़त्म, कहानी मुक गई। मज़म्मत से क्या होता है?
अल्लाह के बंदो, मरने वालों को इंसाफ मिलता है आपकी मजम्मत से? कहा गया कि मारे जाने वाले अफराद दहशतगर्द थे और उनकी तहवील से 3 बच्चे भी बाजियाब करवाने का दावा किया गया, जबकि इब्तदाई तौर पर पुलिस ने वाकये से लाइलमी का इजहार कर दिया था और फायरिंग के दौरान कार में मौजूद जो बच्चे थे वो भी जख्मी हुए थे। और उन्होंने हॉस्पिटल में क्या बयान दिया था कि वो अपने खानदान के साथ लाहौर जा रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी गई। और वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया था कि इस वाक़े में जो भी जिम्मेदार होगा, ये हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा था, वज़ीर आज़म साहब ने, कि इस वाक़े में जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई, ना सिर्फ कार्रवाई, सख्त तरीन कार्रवाई। और वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी JIT तश्कील दी गई। JIT को 72 घंटों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। JIT ने 22 जनवरी को 72 घंटे मुकम्मल होने पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश की, जिस पर ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत ने कहा कि साहिबाल में CTD का ऑपरेशन 100% दुरुस्त था। और बाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सानेहा साहिबाल केस में तमाम मुल्जिमान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि मरने वालों को शक का फ़ायदा क्यों नहीं दिया गया? उन पर अंधाधुन गोलियां क्यों बरसाई गईं? अब ये निज़ाम पर सवाल नहीं तो फिर और क्या है? और वज़ीर आज़म साहब इंसाफ देने का वादा करते हैं, लेकिन मुल्जिमान बरी हो गए। ये इंसाफ होगा? पता नहीं, शायद ये इंसाफ होगा। अब इस वाक़ये में किसको बचाया गया, इसका फ़ैसला खुद हुकूमत कर ले। किसको बचाया गया? जब जुल्म के इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई जाएगी और हुकूमत इस निज़ाम को बदलने की संजीदा कोशिश नहीं करेगी, तो फिर वैसा ही होगा जैसा एक और वाक़या मुझे याद आ गया। ATM से रकम चुराने वाले के इल्ज़ाम में पकड़े जाने वाला सलाहुद्दीन, याद है ना आपको नाज़रीन? ज़रा क्लिप चलाइएगा। हर तरफ नमरूद हैं, हर तरफ फ़िरौन है और हर तरफ हज्जाज बिन यूसुफ जैसे किरदार। थाना कल्चर के अजाब हैं और इसी पुलिस कल्चर को तब्दील करने का वादा इमरान खान साहब ने किया था। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस कल्चर तब्दील हुआ तो यकीनी तौर पे इमरान खान साहब तारीफ के हकदार ठहरे, लेकिन एक और सवाल कि पंजाब में ये तब्दीली क्यों नहीं आ सकी? क्या पंजाब में इनकी हुकूमत नहीं है? लेकिन पुलिस गर्दी जारी है। और अब सलाहुद्दीन, जिसने सिर्फ पुलिस से ये सवाल किया था, याद है ना आपको, कि आप लोगों ने मारना कहाँ से सीखा, बस उसका ये कहना उसका कसूर हो गया। अगले दिन उसकी लाश बरामद हुई, पुलिस की हिरासत में उसको मौत की नींद सुला दिया गया, लेकिन उसको भी आज तक इंसाफ नहीं मिल सका और मिलना भी नहीं है। अफसोस के साथ कह रही हूँ, जुल्म मुस्लिम लीग नून के दौर में हो या फिर तहरीक इंसाफ के दौर में हो, किसी के भी दौर में हो, इंसाफ करना हमारे इन्हीं रहबरों का काम है ना। मुजम्मतों से काम नहीं चलेगा अब कि मुजम्मत हो गई, शदीद अल्फाज में मुजम्मत हो गई, उसके बाद क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहानी मुक गई, मुजम्मत कर दी, बस बात खत्म। अब मुजम्मतों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज कौमी असम्बली इजलास से पहले हुकूमती जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास हुआ है। इजलास में गुज़श्ता दिनों कौमी असम्बली में होने वाली जो हंगामा आराई है और बजट बहस और हिकमत अमली पर मुशावरत की गई है और ऐवान की कार्रवाई को बेहतर बनाने के हवाले से स्ट्रैटेजी भी तय की गई है। और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर गुज़श्ता रोज़ से इजलास शुरू होने तक हुकूमत और अपोजिशन में मुफाहमत में मसरूफ़ थे और अपोजिशन ने हुकूमती वफ़द से जो गुज़श्ता रोज़ बराह रास्त मुज़ाकरात से इनकार किया था, जिसके बाद स्पीकर को मुफाहमत के लिए खुद आगे बढ़ना पड़ा था। और इसी वजह से शायद स्पीकर ने मुफाहमत की गर्ज से हुकूमती और अपोजिशन के 7 अरकान पर इजलास में लगाई गई पाबंदी हटाई और उसके बाद फिर बजट इजलास मुमकिन हो सका। अच्छा, इससे पहले खबर ये थी कि कौमी असम्बली का इजलास आज फिर हंगामा खेज़ होगा और ज़राए के मुताबिक PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शेर मज़ारी और अली अवान के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई थी। और शेर मज़ारी का कहना था कि हमें इतना हंगामा नहीं करना चाहिए था, जबकि अली आवान का कहना था कि मुखालिफिन हमारी ख़वातीन को गालियाँ दें और ज़ख्मी करें तो क्या हम खामोश रहें। अच्छा, इजलास में बाज़ अरकान ने यह राय दी कि बजट इजलास के दौरान जारहाना हिकमत अमली के बजाय मुफाहमती पॉलिसी अपनाई जाए। बजट पास कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है और इफ़हाम व तफ़हीम से चलना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, क्या ही अच्छा होता ना कि जिस तरह आज इजलास हुआ इस पहले भी किया जाता तो पार्लिमान का जो तकद्दुस है वो भी पामाल ना होता और इतनी जगहसाई भी ना होती। और क्या आप बताएं कि क्या मैसेज गया, हमारे यहाँ से मैसेज क्या गया पूरी दुनिया में, सोचने का मुकाम है।
अगर कोई सोचे तो, महसूस करे, एहसास करे। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जमील फारूकी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान अगेन अविड से किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सदीक आपकी तरफ आना चाहूँगी। सदीक, कवानीन बनाने वाले जब कवानीन की धज्जियाँ उड़ाएंगे तो फिर एक सवाल उठता है, फिर कवानीन पर अमल दरामद कौन करेगा? कल भी हमने बात की कि तो रोल मॉडल्स होते हैं, बहुत से लोग इनको देखते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, लाइक टीनेजर्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, भी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम भी बड़े होकर सियासत में कदम रखें, सियासतदान बने। इनको सुनते हैं, इनको देखते हैं, इनको देखकर ना सिर्फ बोलना सीखते हैं, बात करना सीखते हैं, कॉन्फिडेंस सीखते हैं। तो क्या ये सिखा रहे हैं उनको? और अब तो मेरे ख्याल से वालिदैन कहेंगे बच्चों को, जैसा कहते हैं ना कि इस चीज़ से दूर रखें, उस चीज़ से दूर रखें, कि बच्चों को कौमी असम्बली के इजलास से की जो कार्रवाई टीवी पर आ रही होती है उससे दूर रखा जाए, बच्चे ना सुने। दुरुस्त कह रही हैं आप, बहुत अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है। और वो ऐवान जहाँ पे पाकिस्तान के जो हकीकी मसाइल हैं उन पर बात होनी चाहिए थी, जहाँ पे आवाम को रिलीफ देने की बात होनी चाहिए थी, जहाँ अच्छी तजावीज़ आनी चाहिए थी, वहाँ पे गालम गलोच। और फिर ये नहीं कि गालम गलोच के बाद कोई शर्मिंदगी हो, बल्कि उस पर भी डट जाना डटाई के साथ, और ये कहना कि ये तो पंजाब का कल्चर है। फिर उसके बाद जिस तरह से किताबें चली, जिस तरह से आपने देखा कि बोतलें मारी जा रही हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी पार्लियामेंट के अंदर होती हैं जो हम प्रेस गैलरी में बैठ कर देख तो रहे होते हैं, हम सुन तो रहे होते हैं, लेकिन हम उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते, हम उसको बता नहीं सकते। वो इतनी बिलो द बेल्ट चीज़ें हैं, वो इतनी शर्मनाक हैं, वो इतनी अफसोसनाक हैं कि वो आप बता ही नहीं सकते। वो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के ना सुन सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हमारे उस ऐवान में हो रही हैं, उस पार्लियामान में हो रही हैं जिसको बड़ा मुकद्दस कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि ये मुकद्दस ऐवान है, ये 22 करोड़ आवाम का तर्जमान है, ये 22 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है। और देखें होना इस ऐवान के अंदर किस तरह के मसाइल डिस्कस होने चाहिए थे। अब आज आप देखें कि आपने आज पहले सेगमेंट में मॉडल टाउन के ऊपर बात की, अब सानिया मॉडल टाउन आप तो अब ये देखें कि मॉडल टाउन की जिस तरह से बात है कि 7 साल हो गए हैं, आज 17 जून को 7 साल हो गए हैं और 14 लोगों की जानें चली गई, वीडियोस मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। आज तक 7 साल में अब इसको छोड़ दें कि एक भी बंदा गिरफ्तार नहीं है, अब इसको भी छोड़ दें कि कोई अपने ओहदे से बरतरफ नहीं है, आज तक उसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात नहीं हो सकी, कि आज तक ये नहीं हुआ कि कोई एक जो गैर जानिबदार जेटी बना के आप उसकी तहकीकात कर लें, आज तक ये नहीं हो सका। ये वो चीज़ें थी जो डिस्कस होनी चाहिए थी पार्लियामेंट के अंदर, कि 14 शहरी इस मुल्क के, उनकी जान ले ली गई, उनकी जान चली गई, जिस तरह से बेदर्दी के साथ खवातीन को जबड़ों में गोलियां मारी गई, इस तरह के इशूज के ऊपर बात होती। लेकिन बात क्या हो रही है, सीटियां बज रही हैं, सर्कस लगा हुआ है, तमाशा है, अवाम के, ये अवाम के नुमाइंदे हैं। ये किस तरह से मतलब हैरानगी होती है कि किस तरह से फिर कहते हैं कि पार्लियामेंट मुकद्दस है और पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी चाहते हैं, जहाँ पे अवाम के मसाइल डिस्कस नहीं होते, अवाम के इशूज डिस्कस नहीं होते, उसको आप कैसे अवाम के नुमाइंदा और अवाम का तर्जमान कह सकते हैं? कैसे कह सकते? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल। अच्छा जी, आपकी तरफ आती हूँ मैं। जमील, ऐवान की जो बेतौकीरी है और क्या ऐवान के जो मेंबरान हैं उनको ये चीज़ ज़ेब देती है? और सबसे बड़ी बात कि क्या उनको एहसास भी होता है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जिस तरह मुझे याद आया, शेख रोहेल अस्कर कह रहे थे कि गाली देना तो पंजाब का कल्चर है। मुझे आप समझाएं जमील, आप भी पंजाब में रहे हैं, आप लाहौर में रहे हैं, आप मुझे बताएं कि किसी सूबे का कल्चर गाली ही हो सकता है? यानी कल्चर का मतलब तो ये कि हम सीखते हैं, हमारे बच्चे भी सीखते हैं, तो कल को कोई माँ बाप अपने बच्चे को सिखाएं बेटा सीखो गाली क्योंकि हमारा कल्चर है। ये किस किस्म की बातें करते हैं, किस किस्म की मंतकें पेश करते हैं, किस किस्म की ये दलीलें देते हैं? देखें, वो भौंडी दलील जो आपके गलत को दुरुस्त दिखाकर दुनिया के लिए एक अजीब सा नैरेटिव बिल्ड कर दे, जिससे आपके जातियात को, जाती अनाज को फायदा पहुंचे, वो दलील किसी की भी फेवर में जा रही हो, वो उसको अपनी फेवर के लिए इस्तेमाल करेगा। पंजाब का ना तो कभी ये कल्चर रहा है, पंजाब में ना तो, बल्कि पंजाब को छोड़ दें, पूरी दुनिया में इन एनी अदर सिविलाइज्ड सोसाइटी, लाइक आप इंडिया चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, पाकिस्तान वेस्ट में चले जाएं, दुनिया की कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी गालम गलोच को किसी कल्चर का हिस्सा करार नहीं देती। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब आप आम खड़े से उठकर किसी ऐवान में जाकर बैठते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, आपके दोनों शोल्डर्स के ऊपर जिम्मेदारी आती है, आपके ऊपर यह जिम्मेदारी आती है कि आप जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है, वो हिस्सा बन रहा है, वो आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले दस्तूर का हिस्सा बनेगा, दुनिया को दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, और वो मिनट्स काउंट होंगे। जब आप डिटेल में जाएंगे हिस्ट्री में, जब ये चीजें रिवील होंगी तो पता चलेगा कि 11 जून 2021 को पाकिस्तान जैसे मुमलिकत खुदादाद में एक ऐसा ऐवान भी था जिसमें बजट के किताबचे उठाकर ऐसे मारे गए जैसे एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फायर किए जा रहे होते हैं, और उस किताबचे के पहले हर्फ, पहले सफे के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम लिखा हुआ था। आप उठाकर देख लीजिए बजट किताबचा, यानी मुराद सईद साहब अगर उठाकर वो मार रहे थे दूसरे के ऊपर, तो भी वो बजट किताबचा था जिसके पहले सफे के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और बड़ी बरकतों वाला है, और रहमतुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम लिखा हुआ होता है। ये तो एक पहली डिबेट है कि दीन, और ये वो ऐवान है जो दीन की हुर्मत और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसकी बुनियाद रखी गई। इसका दस्तूर यही कहता है। सिर्फ किताबचा बजट का नहीं मारा गया, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का किताबचा भी उठाकर मारा गया, और किताबचा बजट का चाहे कुछ भी नंबर दे रहा हो, कोई मामला दे रहा हो, ऐवान के अंदर अराकीन असेंबली का ताल्लुक चाहे पीटीआई से हो, पीपल्स पार्टी से हो या फिर पीएमएलएन से हो, मतलब हम एक सरकारी स्कूल के थके हुए टॉट के क्लासरूम के अंदर अगर जाकर देखें ना, तो वहां पर भी मॉनिटर का कंट्रोल होता है, उस्ताद का कंट्रोल होता है, टीचर का कंट्रोल होता है। वो किसी तौर भी इस तरह के, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्पीकर के ऊपर नहीं थी, अराकीन असेंबली के ऊपर नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बतौर मीडिया हमारे ऊपर भी थी, बतौर मीडिया पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर भी थी। पाकिस्तान टेलीविजन ने जो इमेजेस जनरेट किए हैं, जो चीज लाइव टेलीकास्ट की है, क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है कि आपने इंडिया को, आपने अमेरिका को, आपने सिविलाइज वर्ल्ड को क्या दिखाया कि आपके अवाम के अंदर किस तरह की बेहुदी हो रही है? यानी कुरूने उला के दौर में, यानी पत्थरों के दौर में भी लोग एक दूसरे के ऊपर सहीफे या किताब से उठाकर नहीं मारते थे। कोई शर्म होती है? और आप अंदाजा कीजिए कि डिफेंड कैसे किया जा रहा है। मतलब आप देखिए कि आप तब्दीली के नाम पर आ रहे हैं, आपकी बहन या बेटी को किसी ने अगर गाली दी है तो उसका जवाब ये है कि आप गाली दे देंगे। आपको किसी ने थप्पड़ मारा है तो आप आगे से उठाकर थप्पड़ मार देंगे। ये कौन सी दुनिया की तब्दीली है यार? आप तब्दीली का नाम लेकर आए थे ना, पीएमएलएन ने किया था, तो आप देख लीजिए 2013 की कैबिनेट मीटिंग उठा लीजिए या फिर असेंबली इजलास उठा लीजिए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर अपोजिशन उन्होंने वो कुछ नहीं किया जो करना चाहिए था, जो करते रहे, जिसको आज वो रोक रहे हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 126 दिन के धरने के दौरान पार्लियामान से मुतालिक ये नहीं कहा कि इस पार्लियामान को आग लगा देनी चाहिए? ये नहीं कहा कि हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते, या गालन गलौज नहीं की? या तो आप वो ट्रेंड सेट न करते, आपने किया है तो आप बर्दाश्त करें। बर्दाश्त हुकूमत को करना होता है, बड़े भाई का उसके पास इस्तेहकाक होता है। ना हुकूमत में बर्दाश्त है, ना अपोजिशन में बर्दाश्त है, ना खवातीन का एहतराम है। और गालियां देने वाले अली नवाज अवान साहब को मैं देख रहा था, या आप आज स्पीकर साहब क्या फरमा रहे हैं, वो कहते हैं मुझे वीडियो में कोई मिनिस्टर नजर ही नहीं आया। मतलब मैं 10 एंगल से दिखा सकता हूं कि आप मुराद सईद को देख सकते हो, किताब चकिरता से उठा के मार रहे थे। अब मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अलमिया की तरफ 2 मिनट और लूंगा। ये वो लोग हैं जो पब्लिक के वोट के ऊपर इलेक्ट होकर पार्लियामान में जाते हैं, पब्लिक के वोट के ऊपर इलेक्ट होकर पार्लियामान में जाते हैं, और पब्लिक के लिए वेलबीइंग के लिए उनके लिए कवानीन वज़ा करते हैं, लेजिस्लेट करते हैं। आप खुदा ना खास्ता किसी थाने में चले जाए, आपको लग पता जाएगा कि एफआईआर कैसे कटवा सकते। आप खुदा ना खास्ता किसी केस में फंसे तो लग आपको पता जाएगा कि कानून सिर्फ गरीब के लिए, अमीर के लिए नहीं है। ये कानून साजी वहां पर बैठकर करने की बात करते हैं असेंबली में। जिस वक्त के किताब से उठाकर मारे जा रहे थे, मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं। लाहौर में एक बहुत ही बड़ा वाकया हुआ और लड़के ने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। एक बहुत बड़ा वाकया हुआ कि एफआईआर काटी जाए, और कानून क्या कहता है, आपका एसएचओ क्या कहता है? आपका एसएचओ कहता है कि जब तक कंप्लेनेंट खुद मौजूद नहीं होगा, शिकायत कुनंदा खुद मौजूद नहीं होगा, कानून कहता है कि एफआईआर ही नहीं होगी। और ये वो उमरा है, ये वो रईस तबका है, ये वो बड़े लोग हैं जो ऐवानों में बैठकर एक दूसरे के ऊपर काके फाड़ते हैं, और इनके लिए कोई कानून ही नहीं है, तो पूछने वाला नहीं है। आपके ऐवान के अंदर कोई भी कार्रवाई किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। अभी बैठे हैं हमारे साथ हमारे इंतहाई मोहतरम सिद्दीक जानी से पूछे कि कोर्ट की कार्रवाई को आप चैलेंज कर सकते हैं? इसकी असेंबली की कार्रवाई को या सेनेट की कार्रवाई को किसी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जुल्म है। यानी एक आम आदमी जिसके वोट पर आप ऐवान में आए हैं, उसके लिए सारा कानून है, उसको उठा के मार दें आप अंदर, उसकी एफआईआर तक नहीं कर सकती। आप हॉस्पिटल चले जाएं, आपको लग पता जाएगा कि इमरजेंसी में किस तरह अपना नंबर लगवाते हैं। आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाए ना, ये 2.5 साल से झक मार रहे हैं बैठ के असेंबलियों के अंदर। इससे बढ़कर और हम क्या कहें? ये मनाजिर थे, या अपोजिशन है, पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है या पीटीआई है, व्हाटएवर द केस इट इज, जो इमेजेस यहां से गए हैं, मैं तो कहता हूं कि आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को फौरी तौर पर रिजाइन कर देना चाहिए। ये कोई तरीका है? आपने पीटीवी को ये तक नहीं कहा कि आप इसको ब्रॉडकास्ट को रोके, ना ब्रॉडकास्ट होने दें। आपको इतनी सेंस नहीं है कि इंटरनेशनली क्या जा रहा होगा?
पूरी दुनिया में आपकी कितनी जगहसाई हो रही होगी, आप डिबेट करें, आप एक दूसरे के ऊपर कमेंट करें। ये कौन सा तरीका है आप किताबें उठाकर मारते हैं एक दूसरे के ऊपर, और हमारा नेशनल टेलीविजन उसको ब्रॉडकास्ट करता चला जा रहा है, किसी ने पूछा नहीं, ये जिम्मेदारी है किसी के अंदर? जमील, ये यकीन जानिए, आपके दिल की आवाज़ है, ये दिल की आवाज़ है, और ये तमाम आवाम की आवाज़ है जो आप आवाम की आवाज़ पहुंचा रहे हैं, और आवाम सुन रही है, और इन लोगों को भी आई विश कि इनको अकल आए, इनको शर्म आए, इनको हया आए। सदीक, आप मेरे ख्याल से अग्री करते हैं उनकी बातों से। जमील ने आपसे भी एक सवाल पूछा, और साथ ही देखें ना कि 7 अरकान सदीक जिन पर कल पाबंदी लगी और आज खत्म होगी। आप देखें, आफरीन है ना, जो अरकान में पार्लियामेंट, जो अरकान जितने हैं जो पार्लियामेंट का तकद्दुस खराब कर रहे हैं, और इन लोगों पर जो पाबंदी लगी, हटा दी गई, इन पर सख्त कार्रवाई ना होने से क्या पैगाम जाता है? ये पैगाम जाता है ना कि जो सिलसिला है ये मुस्तकबिल में ऐसे ही जारी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। देखिए, मेरा ख्याल है कि जमील फारूकी साहब ने, ठीक है उनके जज्बात हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़े से वो ज़्यादा जज्बाती हो गए हैं, क्योंकि दुनिया भर की पार्लियामेंट्स के अंदर जो है वो लड़ाई झगड़े होते हैं। सिर्फ जो मेरा ख्याल है एतराज़ होना चाहिए वो ये है कि गाली नहीं होनी चाहिए थी। गाली किसी भी दुनिया की जमहूरियत में इस तरह से गालम गलोच नहीं होती, माँ बहन की गाली नहीं दी जाती, और ना ही जो आइन की किताब है वो मारनी चाहिए थी। बाकी ये धक्कम पेल, थप्पड़, घूसे, मुक्के, ये बड़ी पार्लियामेंट्स में चले हैं। वीडियोस आप अभी यूट्यूब पे जाके देख लें, आपको 20 वीडियोस मिल जाएंगी। इतना भी बड़ा कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई पाकिस्तान जो है वो कोई दुनिया की तारीख में पहली मरतबा को पाकिस्तान में बड़ा अजीबोगरीब काम हो गया है। और दूसरी बात यह कि ये अगर मैंने गलत शायद सुनो, क्योंकि जब जमील फारूकी साहब ने यह कहा कि सिविलाइज्ड मुआशरों में ऐसा नहीं होता, साथ उन्होंने भारत का नाम लिया, तो ये सिविलाइज्ड मुआशरों में भारत का कैसे नाम लिया, ये मुझे थोड़ी सी हैरत हुई है। यार सदीक जान साहब, जमील आप, मैं भारत का नाम ये कहकर नहीं लिया कि भारत सिविलाइज्ड मुआशरा है। मैं ये कह रहा हूं कि आप बतौर सिविलाइज्ड नेशन भारत को क्या दिखा रहे हैं, या आप अमेरिका को क्या दिखा रहे हैं? आप क्यों उनको मौका दे रहे हैं, फुल टॉस दे रहे हैं कि उसके ऊपर सिक्सर लगाएं? आप भी जो है ना, उसको मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए आपकी। आप जो जुमले सुन रहे हैं ना, वो असल में आप बहुत जज्बाती, वो आप असल में इतने जज्बाती हो गए थे। मुझे तो एक लम्हे के लिए ये लगा कि मैं कलदम TLP के शायद जलसे में बैठा हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा ही जज्बाती हो गए। आपने तो वज़ीर इत्तलात का इस्तीफ़ा भी मांग लिया, आपने तो कहा कि पता नहीं कोई बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा दुनिया में नुकसान हो गया। ये लड़ाई झगड़े की वीडियोस 20 पड़ी हुई हैं, अगर आप यूट्यूब पे जाके देख लेंगे तो पड़ी हुई हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर ये पॉइंट है कि बहरहाल पाकिस्तान के ऐवान के अंदर पाकिस्तानियों की बात होनी चाहिए, पाकिस्तान के ऐवान के अंदर पाकिस्तान के हकीकी मसाइल डिस्कस होने चाहिए और गालम गलोच नहीं होनी चाहिए। बाकी ये लड़ाई झगड़े तो मुक्के घूसे, वो तो 20 वीडियोस पड़ी हुई हैं, इतनी ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हम भारत ने बिल्कुल इसके ऊपर प्रोपेगेट किया। यहाँ पर एक बात मैं जरूर कह दूं कि एवरीबॉडी हैज द राइट टू गिव हिज ओपिनियन। तो ओपिनियन के ऊपर कोई अगर ये कमेंट करता है कि जज्बाती हो गए और वो TLP का कोई बंदा यहाँ पर तकरीर कर रहा है, दिस इज अनोइंग एंड दिस इज ऑफेंसिव। आई गेस के मैंने सिर्फ आपसे ये कहा था कि आप बताएं कि क्या असेंबली की बात या सेनेट की बात सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकती है? आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जमील एंड सदीक, आप दोनों की अपनी अपनी राय हो सकती है, और ये जरूरी नहीं कि आप दोनों की राय हर इशू पर एक हो, इख्तिलाफ ना हो, ठीक है। एक दूसरे की राय में इख्तिलाफ हो सकता है, आप दोनों को एक दूसरे से इख्तिलाफ हो सकता है राय में, तो मेरे जी अच्छा जी सदीक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल उनके जज्बात की कदर कर रहा हूँ, और बिल्कुल उन्होंने जो उनके जज्बात थे उसकी उन्होंने की। तो बाकी यह है कि आज बहरहाल ये खुशाइंद है कि आज अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जिस तरह से आज हुकूमती बेंचों ने आराम से अपोजिशन लीडर की तकरीर को सुना है, इसी तरह से जो अपोजिशन है वो भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब जब आकर बात करेंगे तो उनको आराम से सुना जाएगा। और मेरा ख्याल है कि अपोजिशन हो या हुकूमत हो, जो तनकीद होनी चाहिए वो आप तनकीद करें कि आपने ये चीज़ें गलत की हैं, लेकिन आगे साथ आप सजेस्ट भी करें। अपोजिशन का ये काम है कि आप कहें कि आपने ये चीज़ें गलत की हैं, लेकिन हमारी सजेशन ये है कि अगर आप ये 5 काम कर लें तो इससे पाकिस्तानी को रिलीफ मिलेगा। आप ये 5 काम कर लें तो पाकिस्तान आगे जाएगा। जमील, एक और सवाल मेरे ज़हन में, जमील, बहुत से लोग कल से, सिद्दीक एक सवाल है मेरे पास जमील के। जमील, कल से बहुत से लोग सोशल मीडिया पे इस हवाले से बात कर रहे हैं, आपको पता है, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं, बहुत से लोग PTI को बड़ा इस बारे में बातें सुना रहे हैं। उनका ये कहना है, तनकीद कर रहे हैं कि जी PTI वाले ये तब्दीली थी, मतलब असम्बली में तो कोई तब्दीली नहीं आई है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ PTI को जिम्मेदार करार देना काफ़ी है, मुनासिब है, या इसमें तो तमाम लोग इन्वॉल्व है ना, क्योंकि असम्बली में सिर्फ PTI तो नहीं है ना? बिल्कुल सारे लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन इस चीज को इतना लाइट ले लेना कि जिन किताबों के ऊपर, किताबचों के ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ हो, उठा के मारा जा रहा हो, और कोई कहे कि ये तो रूटीन मैटर है, तो मेरे ख्याल में उसको जरा अपना लिटमस टेस्ट करा लेना चाहिए हर तरह से। पहली बात तो ये है। दूसरा,
पीटीआई गवर्नमेंट में है, पीटीआई चूंकि गवर्नमेंट में है तो इसलिए पीटीआई का ये फर्ज बनता है कि वो बाकी जमातों को कॉन्फिडेंस में ना ले, अपने साथ नहीं चलाना चाहती ना चलाए, अपना एहतसाब का जो अमल है उसको जारी रखना चाहती है, जारी रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जारी रखे, लेकिन कम से कम बात सुनने का हौसला जरूर पैदा करें। और दूसरा, आप चेंज के नैरेटिव से आए हैं, आप तो ये कह कर आए हैं कि हम चेंज लाने के लिए आए हैं, लेकिन अगर आप ही के मुआमलीन खुसूसी और मिनिस्टर इस तरह का इंप्रेशन दें कि वो किसी गली मोहल्ले के लड़के हैं, तो ये अफसोसनाक है और इसके ऊपर बात होनी। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जमील आपका। और सदीक मेरे साथ मौजूद रहेंगे अगले से खबर के साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं अपनी बड़ी खबर के साथ। जी सदीक, आज की बड़ी खबर। देखें, हुकूमत ने, इमरान खान हुकूमत ने चंद रोज़ पहले अहम कानून साजी की कौमी असम्बली से, जिसके तहत दो चीज़ों को के हवाले से कानून साजी थी। एक ये थी कि 2023 के जो इलेक्शन है उसमें जो वोटिंग होगी वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी। और दूसरा ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत दी जाएगी। जैसे उन्हें ये कानून साजी की तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से पहले ज़राए से खबरें सामने आई कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। उसके बाद 15 जून को बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन का एक इजलास होता है और उस इजलास के बाद बाकायदा प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें कहा जाता है कि हुकूमत ने जो कानून साजी की है उसकी बहुत सी शिकें आईन पाकिस्तान से मुतसादिम हैं और साथ ही सवालात उठा दिए जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक और सहूलत हो, इन दोनों चीज़ों पर सवालात उठा दिए जाते हैं। इस पर कल पहला रद्द-ए-अमल तो आया था बाबर रहमान साहब का हुकूमत की जानिब से, जिसमें उन्होंने बहुत हैरत का इज़हार किया था। उन्होंने बहुत से सवालात उठाए थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पहली बात तो ये है कि तमाम प्रोसेस में ऑन बोर्ड था। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे भी सही तो वो तहफ़्फ़ुज़ात एक आइनी इदारे को, हुकूमत को, बाकी इदारों को इंटरनल कम्युनिकेशन के जरिए कन्वे करने चाहिए थे। और इस तरह से वो कहते हैं कि 73 साल में पहली बार ऐसे हुआ कि एक आइनी इदारा जो है वो मीडिया से मुखातिब हो रहा है बजाय दीगर इदारों से मुखातिब होने के। और चौथी बात उन्होंने यही की कि अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह से करेगा कि हुकूमत की कानून साजी पर सवालात उठाकर और उसको जो प्रेस रिलीज के जरिए जारी कर देगा तो फिर ये तासुर जो जाता है कि इस वक्त जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो पीडीएम की जमातों के मौक़िफ़ के साथ उनका मौक़िफ़ मिलता है तो उसको तक़वियत मिलेगी। और एक पॉइंट और उन्होंने उठाया और वो ये था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ईवान को, पार्लिमान को ये नहीं कह सकती कि आप ये कानून साजी करें और ये ना करें। हाँ, अगर कोई कानून साजी होती है तो अदालत उसको सुन के उसको अगर कलअदम करार देती है कि ये आइन से मुतसादिम है तो वो ये कह सकती है कि आप और कानून साजी कर लें, लेकिन ये नहीं कह सकती कि आप ये कानून साजी करें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत भी ये नहीं कह सकती। और आखिरी जो पॉइंट बाबर रहमान साहब ने उठाया वो यही था कि इलेक्शन कमीशन जो है उनके, अगर उनको ज़्यादा इशू है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून ने चैलेंज किया हुआ इस कानून साजी को, वो वहाँ चले जाएँ, उनके साथ पटिशनर बन जाएँ, वहाँ जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बता दें। ये तो था बाबर रहमान साहब का मामला जो उन्होंने पहला रद्द-ए-अमल दिया था। लेकिन आज इस हवाले से जो एक खबर सामने आई कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो है वो मुलाकात की, मीटिंग की, उसमें बाबर रहमान साहब भी थे, उसमें आज़म स्वाति साहब भी थे, उसमें फ़रूक हबीब साहब भी थे, उसमें कंसर्न जितने लोग हैं ये इलेक्शन कमीशन, ये इसके जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से, और शिबली फराज साहब भी थे। तो प्राइम मिनिस्टर ने बहरहाल कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जितने भी जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएँ। लेकिन इमरान खान साहब अभी तक कमिटेड नज़र आते हैं कि हर सूरत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए, हर सूरत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पिछले 10-11 माह से रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेज रहे हैं और उनकी रेमिटेंसेस की वजह से पाकिस्तान की मुशत को बहुत बड़ी स्पेस मिल रही है। बहुत से मस्बत इशारे जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भेजे हुए उन रेमिटेंसेस की वजह से हैं। तो अब देखते हैं कि हुकूमत इस सारे मामले से कैसे निमर्द आज़मा होती है। अभी तो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पाकिस्तान आमने सामने नजर आते हैं और तलखियां जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन मीडिया से मुखातिब है। ठीक जी बिल्कुल ठीक है जी सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी आपके तज्जिए के लिए। और इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और जाने से पहले देखिए तारिक अज़ीज़ साहब की याद में मत समझो हमने भुला दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।